आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे केमिस्ट्री का बहुत सारा फैक्टर डिपेंड करता है। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग से ही होता है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग जानते हो तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को समझ पाओगे, नहीं जानते हो तो ये बहुत टफ होगा आपको केमिस्ट्री समझना। बेसिकली मैं मानूंगा यही कि केमिकल बॉन्डिंग वो चैप्टर है जिससे कि केमिस्ट्री का बिगिनिंग होता है। आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल होता है, वो एक अलग पार्ट है, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग का नीड नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इन करोगे तो बहुत जरूरी होगा आपको केमिकल बॉन्डिंग को जानना और डीपली जानना। जितना ज्यादा आपको अच्छा कंसेप्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का, उतना अच्छा आप केमिस्ट्री को समझ पाओगे। और अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है तो डेफिनेटली आपको सोचना होगा केमिस्ट्री समझने के लिए आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग आना ही आना चाहिए। बहुत लोग 3 चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। बहुत लोग, हालांकि ऐसा कोई ये नहीं है जनरलाइजेशन, ये तीनों बहुत अलग तरह का है, लेकिन लोग अलग डिवीजन कर देते हैं इन तीनों टॉपिक का, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन तीनों में मैं मानता हूं तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है। मतलब बॉन्डिंग के विदाउट आप केमिस्ट्री को समझना इम्पॉसिबल मानो। अगर आपको बॉन्डिंग नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। और इसलिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में एक बहुत बड़े टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। लगभग आज से लेकर हम 25-30 क्लास तक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट देंगे कि बॉन्डिंग है क्या, कैसे बॉन्डिंग होता है, किस किस तरह का बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग के लिए थ्योरी क्या दिया गया है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वेश्चन पूछने के हिसाब से पूछे तो आप जान लो डेफिनेटली हर साल कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, हर साल एटलीस्ट 4 और 5 सवाल इस पे बेस पूछेगा ही। अगर आपको बॉन्डिंग तरीके से पता है तो आप 4 से 5 सवाल, 30 में से 5 सवाल ऑलमोस्ट, मैं ये कर रहा हूं 30 में से 5, 30 और 30 में 5 सवाल आप डेफिनेटली कर पाओगे। और इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को आपको बहुत तरीके से सीखना चाहिए, बिकॉज ये आपका बिगिनिंग है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बारी बारी से हम सब कुछ पढ़ाएंगे। 9th-10th लेवल से शुरू करके हम आपको जेईई एडवांस लेवल तक सारा कुछ जो भी चीजें होता है वो सारा कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंस हुआ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री फॉर जेईई सिलेबस एज वेल एज टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग है क्या, क्या नीड है इसका पढ़ने का? देखिए, आप अपने सराउंडिंग में जब भी देखते हो तो आपको बहुत सारा मैटर दिखाई देता है, और वो मैटर एक्चुअल में कंपाउंड का से बना होता है, वो कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड से बना होता है। ठीक है, और इन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उसके कंस्टिट्यूएंट एटम पे, कौन सा कंस्टिट्यूएंट एटम उसको बना रहा है, एज वेल एज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जो बॉन्डिंग का टाइप उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही बॉन्डिंग के टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस किस तरह का बॉन्डिंग पॉसिबल है और क्यों किस तरह का बॉन्डिंग किसी कंपाउंड में किसी एटम के द्वारा बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बॉन्डिंग के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये स्टैंड करता है बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग क्या है, व्हाट इज बॉन्डिंग। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बॉन्डिंग। या कह सकते हो आप डेफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग, क्या है बॉन्डिंग का डेफिनेशन, बॉन्डिंग होता क्या है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करें। डेफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। देखिए, कभी कभी आप लोग डेफिनेटली 9th-10th क्लास से ये यूज कर रहे होंगे कि मान लो आप बॉन्डिंग दिखाना है तो आप दिखा देते हो HCl, एक लाइन के थ्रू आप बॉन्डिंग को दिखा देते हो। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बॉन्डिंग एक लाइन है या कोई एक सब थिंग है जो कि 2 एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है।
बॉन्डिंग का डिफिनेशन नहीं होगा, बॉन्डिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से। बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे एनर्जी के टर्म में, बॉन्डिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे एनर्जी के टर्म में, या फोर्स के टर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है। मतलब आप बॉन्डिंग को एनर्जी या फोर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हो। बॉन्डिंग का डिफिनेशन होता है, बॉन्डिंग इज ए फिनोमेना इन विच सिस्टम ऑफ एटम्स decreases its energy, system of atoms decreases its energy by sufficient amount by combination with each other। एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अपना जो एनर्जी होगा वो सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। मान लो आपके पास क्या है, इफ ए एंड बी आर टू एटम्स, इफ ए एंड बी आर टू एटम्स, अगर ए और बी जो है दो एटम्स है, तो ए और बी क्या होगा, आपस में कंबाइन करेगा, ए और बी आपस में कंबाइन करेगा और जो है एक कंपाउंड बनाएगा, मान लो ए बी, एक बॉन्ड बनाएगा ए बी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी जो होगा रिलीज होगा, एनर्जी जो होगा रिलीज होगा, एनर्जी डिक्रीज करेगा। एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है कि एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जितना एनर्जी डिक्रीज करेगा उतना ही एनर्जी बाहर निकलेगा। तो इस डिफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग से ही आपको साफ पता चल रहा होगा कि बॉन्डिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना, ठीक है। तो बॉन्डिंग का डिफिनेशन यही है कि बॉन्डिंग एक फिनोमेना है जिसमें कि सिस्टम ऑफ एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करके अपना एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है, अपना एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम लोग बॉन्डिंग को डिफाइन कर सकते हैं कि बॉन्डिंग इज ए फिनोमेना, बॉन्डिंग इज ए फिनोमेना in which system of atoms decreases its energy by sufficient amount, decreases its energy by sufficient amount when they combine together। जब वो सब आपस में कंबाइन करता है तो अपना एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है। जब एटम ए और बी आपस में कंबाइन करता है तो अपना एनर्जी जो होगा सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है। यही बॉन्डिंग का डिफिनीशन होगा। बॉन्डिंग एक फिनोमेना है जिसमें सिस्टम ऑफ एटम अपना एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है, ठीक है। यही बॉन्डिंग का डिफिनीशन है। ये सफिशिएंट अमाउंट, हमने एक टर्म यूज किया है सफिशिएंट अमाउंट। सफिशिएंट अमाउंट जो होता है वो लगभग 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है। ये डेल्टा ई जो होता है 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है, जो कि बेसिकली फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, बेसिकली ये 2-3 बॉन्डिंग के लिए, सबके लिए नहीं सही है, 2-3 बॉन्डिंग के लिए, मेटालिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग के लिए सही है, ठीक है। बॉन्डिंग का मतलब होता है एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए आपस में कंबाइन करने पर, और आपस में कंबाइन करने पर सफिशिएंट अमाउंट से एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए। और इस सफिशिएंट अमाउंट का मतलब क्या है, सफिशिएंट अमाउंट का मतलब है एनर्जी लगभग क्या होना चाहिए, 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा से डिक्रीज करना चाहिए। और ये वैलिड है प्राइमरी टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जैसे कि मेटालिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो। इस पर सवाल पूछ चुका है एक बार जेई, जो कि हम अभी आपको करवा देंगे जस्ट इसके बाद ही। अब देखिए इस डिफिनेशन से, जैसा कि हमने इस डायग्राम को बनाया,
इस डिफिनेशन को लिखा, आपको साफ दिख रहा होगा कि बॉन्डिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फेनोमेना। तो बाय डिफिनेशन ऑफ बॉन्डिंग, बाय डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग इज ऑलवेज, बॉन्डिंग इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक फेनोमेना। बॉन्डिंग जो होगा हमेशा एक एक्सोथर्मिक फेनोमेना होगा। इस डिफिनेशन से साफ पता चल रहा है कि बॉन्डिंग जो होगा हमेशा एक एक्सोथर्मिक फेनोमेना होगा, बॉन्डिंग कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होगा। समझ रहे हो ना? बिकॉज आपको दिख रहा है कि जब एनर्जी डिक्रीज करेगा, मान लो आपके पास 100 जूल एनर्जी है शुरू में, बाद में 50 जूल हुआ, तो ये जो 50 जूल घटा वो 50 जूल बाहर निकलेगा सिस्टम से। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग में एनर्जी हमेशा बाहर रिलीज होता है, इसका मतलब बॉन्डिंग इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। ठीक है, बॉन्डिंग जो होगा हमेशा एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। ठीक है, तो देखिए एक सवाल जेई पूछा है थोड़ा हाल फिलहाल में 2010 में पूछा गया है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ सीसी बॉन्ड will be in order of A ऑप्शन दिया गया था 10 किलो कैलोरी पर मोल, बी ऑप्शन दिया गया था 100 किलो कैलोरी पर मोल, सी ऑप्शन दिया गया था 1000 किलो कैलोरी पर मोल और डी ऑप्शन दिया गया था कांट प्रेडिक्ट। ये 4 ऑप्शन दिया गया था और इसके आधार पे आपको पूछा गया था क्या आंसर होगा। तो देखिए आंसर इसी बॉन्डिंग के डिफिनेशन से लाई करता है, और ये जो हमने बताया कि जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं कि एनर्जी जो होना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करना चाहिए, वो सफिशिएंट अमाउंट से बिलोंग करता है। ऐसे देखिए सीसी बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड है, और जैसा कि आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक मजबूत कोवलेंट बॉन्ड है। हालांकि आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मजबूत है कि वीक है, बस कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो होना चाहिए, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में लगा एनर्जी, बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होगा बॉन्ड तोड़ने में उतना ही एनर्जी लगेगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो होना चाहिए इन ऑर्डर ऑफ बोला जा रहा है, तो इन ऑर्डर ऑफ आप देख सकते हो 100 किलो जूल पर मोल है या 100 किलो कैलोरी है, तो 100 किलो कैलोरी का मतलब वो 420 अप्रॉक्स, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर होगा वो बी होगा 100 किलो कैलोरी पर मोल। आप समझ सकते हो 10 किलो कैलोरी पर मोल रखते हो तो जो ये डिफिनेशन है उसको वैलिड नहीं करा पाओगे। 1000 किलो कैलोरी पर मोल रखते हो तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो रेंज आ रहा है, जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग डिक्रीमेंट लिख रहे थे, जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 किलो जूल पर मोल के करीब ही आ रहा है। ठीक है, मतलब आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा 100 किलो कैलोरी पर मोल होगा। ये 2010 का सवाल है, बहुत स्टूडेंट को लगा था कि याद करने वाला सवाल पूछ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं। आप अगर बॉन्डिंग पर केमिस्ट्री पढ़े हो तो केमिस्ट्री में बहुत जगह बॉन्ड एनर्जी डेटा देखे होंगे, आपको लगभग आइडिया मिलेगा। और नहीं तो ये तो बॉन्डिंग के डिफिनेशन से ही आ जाएगा कि बॉन्डिंग जो है एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज करता है, और ये जो सफिशिएंट अमाउंट हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं वो 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होना चाहिए। अगर 100 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है तब जाकर के आप कह सकते हो कि बॉन्डिंग क्या होगा, हो रहा है, खासकर मेटालिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग के केस में। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग का डिफिनेशन है, जो आप समझ गए होंगे कि बॉन्डिंग का डिफिनेशन क्या है। अब देखिए अब क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि क्यों बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का कारण क्या है, या थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का थ्योरी क्या है, क्यों हो रहा है बॉन्डिंग। तो देखिए
दो कंसेप्ट होता है बॉन्डिंग का, एक तो है ओल्ड कंसेप्ट और एक है मॉडर्न कंसेप्ट। एक पुराना कंसेप्ट है और एक नया कंसेप्ट है। ओल्ड कंसेप्ट जो है सिंपली ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन because noble gas configuration is the most stable electronic configuration। फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके कारण से बॉन्डिंग होता है। हर आइटम जो है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। तो देयर आर टू कांसेप्ट्स ऑफ बॉन्डिंग, देयर आर टू थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। देयर आर टू कांसेप्ट्स ऑफ बॉन्डिंग। पहला है ओल्ड कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट जो है ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, जो यही कहता है कि हर एटम बॉन्डिंग करता है टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन octet rule, which tells that any atom does bonding to attain nearest noble gas configuration। ठीक है, this concept is based on octet rule which states that any atom does bonding to attain nearest noble gas configuration। इस कंसेप्ट के अनुसार कोई भी एटम बॉन्डिंग तभी करता है जब उसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना होता है। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसलिए ऑब्टेन करता है बिकॉज नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हम इसको लिख देते हैं मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है और इसलिए हर एटम नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्टेन nearest noble gas configuration, whereas non-metals accept electrons to obtain nearest noble gas configuration। ठीक है, नॉन मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कारण इसका ये होता है बिकॉज मेटल के वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज करना आसान होगा उसके लिए टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जबकि नॉन मेटल्स के वैलेंस शेल में जो है 5 6 7 ये सब इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, 8 अगर पूरा करना तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो सो वी डिफाइन valency of metal as number of valence electron is equal to number of valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा वैलेंसी ऑफ मेटल, और वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल जो होगा, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल जो होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल जो होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास दो तरह का वैलेंसी होगा, एक तो होगा मेटल का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंसी का मतलब ही होता है कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल के पास मान लो अगर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसका वैलेंसी दो हो गया। नॉन मेटल के पास अगर आपके पास नॉन मेटल के पास मान लो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 माइनस 6 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए वैलेंसी जो होगा मेटल का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल जो होगा वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये चीज आप जानते हो कि 9th क्लास का ये चीज पढ़ना है, 9th क्लास में ये ऑक्टेट रूल पढ़ना है और ये सब लोग को पता होगा। दूसरा होता है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, देखिए बहुत सारा ऐसा आप एग्जाम्पल देखोगे जब बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल आपको दिखेगा जहां पे ऑक्टेट रूल फेल करता है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो एक्चुअली बॉन्डिंग का एक नया कंसेप्ट दिया गया है और बॉन्डिंग का नया कंसेप्ट यही कहता है कि बॉन्डिंग होता है टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बॉन्डिंग इसलिए होता है ताकि सिस्टम का एनर्जी घटे, और सिस्टम का एनर्जी घटे मतलब स्टेबिलिटी बढ़े। तो बॉन्डिंग का सीधा मतलब यही है कि सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए और इसीलिए इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, according to modern concept of bonding, bonding happen to decrease the energy of the system by sufficient amount, energy of the system by sufficient amount so that a stability of the system increases। बॉन्डिंग इसलिए होता है ताकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम को हम सफिशिएंट अमाउंट से डिक्रीज कर सकें, और एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब होता है स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। तो बॉन्डिंग का कारण यही है कि हम क्या करें, एनर्जी घटाएं। एनर्जी घटाने का कारण होता है ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। एनर्जी अगर घट रहा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होता है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आपको ये दो कंसेप्ट होता है बॉन्डिंग का, एक होता है ओल्ड कंसेप्ट और एक होता है मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट जो है सिंपली ऑक्टेट रूल है जो आप 9th क्लास से पढ़ रहे होगे। मॉडर्न कंसेप्ट जो है बॉन्डिंग का कारण जो है एनर्जी में डिक्रीमेंट है। एनर्जी में डिक्रीमेंट इसलिए बिकॉज आपका स्टेबिलिटी बढ़ सके। स्टेबिलिटी जो है एनर्जी के इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर कहीं पे स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब वहां पे एनर्जी कम होगा। अब देखिए इस चीज को हम आपको समझाते हैं कि स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन क्या है। एक्चुअल में पूरे केमिस्ट्री में आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन, फोर्स का रिलेशन यूज करना होता है। एनर्जी, फोर्स और स्टेबिलिटी के बीच का रिलेशन। तो हम यहां पे आपको बस ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसे आप फिजिक्स के थ्रू जानते हो, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में यहां पे पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, फोर्स एंड स्टेबिलिटी। फोर्स और स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है, इस चीज को हम लोग बहुत समझेंगे यहां पे। फिजिक्स में वैसे आप ये जानते होंगे, एनर्जी, स्टेबिलिटी और फोर्स के बीच का रिलेशन आप पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग यहां पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में कैसे इसको यूज करेंगे इस चीज को पढ़ेंगे।
तो देखिए, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कूलम्ब फोर्स। केमिस्ट्री जो है टोटल का टोटल कूलम्ब फोर्स का स्टडी। कूलम्ब फोर्स मतलब आप जानते होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट a study of Coulomb force between different chemical species। अलग अलग केमिकल स्पेसीज के बीच में जो है केमिस्ट्री जो है कूलम्ब फोर्स का स्टडी। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ कूलम्ब फोर्स बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज। और हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट कूलम्ब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है के, हम के लिख रहे हैं 1/4 होता है, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर क्या है Q1 एंड Q2 हम दिखा देते हैं। Q1 और Q2 क्या है, पॉइंट चार्ज है, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। जिसके बीच का डिस्टेंस r है, तो Q1 Q2 पॉइंट चार्ज है, जिसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स जो होता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो Q1 एंड Q2 चूंकि हम लोग लिख चुके हैं Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 जो है पॉइंट चार्ज है और r जो उसके बीच का डिस्टेंस है। अब देखोगे, इफ Q1 एंड Q2, पहला पॉइंट ये है, आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन का मतलब हुआ दोनों अगर पॉजिटिव हुआ या दोनों नेगेटिव हुआ, तो ये सबको पता होगा कि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम साइन, देन रिपल्सिव फोर्स जनरेट्स। और इफ Q1 and Q2 are of opposite sign, then attractive force generate। तब जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। ये सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी को डाउट होगा। और दूसरा पॉइंट होता है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, जो कि स्केलर होता है Q1 Q2 बाई आर। अब देखिएगा, इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम साइन, देन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अगर दोनों सेम साइन का रखते हो आप, दोनों प्लस रखते हो तो प्लस में आएगा, दोनों माइनस रखते हो तो माइनस में आएगा। और इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर दोनों जो है अलग अलग साइन का हुआ, Q1 एंड Q2 आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव होगा। इसका साफ मतलब है, ये जो दोनों फॉर्मूला लिखा और दोनों जो हमने पॉइंट लिखा है, इससे आपको साफ पता चलेगा कि अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर दो चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। और अगर दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, ठीक है। मतलब दिस इंप्लाइज दैट रिपल्सिव फोर्स बिटवीन two charges
has positive potential energy, whereas attractive force between two charges has negative potential energy। अब देखिए इसका सीधा मतलब देखिए, अगर आप रिपल्सिव फोर्स बढ़ाते हो, रिपल्सिव फोर्स बढ़ाते हैं अगर हम, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो आपका जो है टोटल एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट as repulsive force is increased, as repulsive force increases, जैसे जैसे रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज करेगा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एंड हेंस टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी इंक्रीजेस, और इससे क्या होगा, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। और एज अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, निगेटिव में बढ़ेगा। मतलब अगर अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ाते हो तो आपका निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में ज्यादा हो जाएगा। निगेटिव में ज्यादा होने का मतलब कम हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज का मतलब है एंड हेंस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, और इसलिए क्या होगा, टोटल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, और इसलिए टोटल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। तो इससे आप साफ ये लिख सकते हो कि हमारे पास रिलेशन ये हो चुका है कि एनर्जी जो है, इससे आप साफ लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिपल्सिव फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्टिव फोर्स के। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मतलब एनर्जी कम, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा इसका मतलब एनर्जी ज्यादा। तो ये एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन लिखा। अब देखिए फर्दर फ्रॉम एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल, देखिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जब एनर्जी कम होगा। एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल को हम लोग डायरेक्टली लिख दिए। एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि एनर्जी अगर मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबिलिटी जो होगा मैक्सिमम, और ये हर जगह वैलिड है। जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह वैलिड होगा। तो अगर हम इन दोनों चीजों को रिलेट करें आपस में, स्टेबिलिटी, एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स को रिलेट करें, तो सो वी हैव, आप गौर कीजिए कि स्टेबिलिटी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिपल्सिव फोर्स के, मतलब रिपल्सिव फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रिपल्सिव फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल स्पेसिस में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी क्या होगा, उसका कम होगा। ठीक है, ये साफ दिख रहा है। और फिर स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एंड एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स। एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव फोर्स के। तो ये आप देख सकते हो कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। तो किसी भी केमिकल स्पेसिस का पूरे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आप देखोगे हम हमेशा यही कर रहे होंगे कि हम रिपल्सिव फोर्स घटाने का प्रयास कर रहे होंगे ताकि स्टेबिलिटी बढ़े,
और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो फॉर ए कंपाउंड टू बी स्टेबल, फॉर ए कंपाउंड टू बी स्टेबल, एक कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए या कंपाउंड टू बी मोर स्टेबल, attractive force in that compound, attractive force in that compound, that chemical species, that compound should be high. Attractive force in that compound should be high, and repulsive force in that compound should be low. In that compound should be low. पूरे केमिस्ट्री में इस चीज का हम यूज करेंगे कि कहीं भी अगर आपको किसी केमिकल स्पेसिस का स्टेबिलिटी बढ़ाना हो तो आप क्या करोगे, रिपल्सिव फोर्स घटाओगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाओगे। रिपल्सिव फोर्स घटाना है और अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाना है, यही जो होता है स्टेबिलिटी के साथ फोर्स का रिलेशन होता है। स्टेबिलिटी एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी जो होगा रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और अट्रैक्टिव फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे, जो कि एनर्जी, फोर्स और स्टेबिलिटी के बीच का रिलेशन होगा, उसी को हम लोग यूज करेंगे। हमेशा आप देखोगे कि हम किसी भी केमिकल स्पेसिस के लिए रिपल्सिव फोर्स मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे और अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ दैट केमिकल स्पेसिस मैक्सिमम हो सके। ठीक है, तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, आपको हमेशा यूज किया जाएगा बॉन्डिंग में। ठीक है, तो हम लोग अभी तक बॉन्डिंग का डिफिनीशन एज वेल एज बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट होता है, बॉन्डिंग का जो कारण होता है, कॉज ऑफ बॉन्डिंग, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग का टाइप क्या है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग। देखिए बेसिकली बॉन्डिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी बॉन्डिंग, एक होता है सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, एक होगा प्राइमरी बॉन्डिंग, एक होगा प्राइमरी बॉन्डिंग और एक होगा सेकेंडरी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग। क्या होता है प्राइमरी बॉन्डिंग और क्या होता है सेकेंडरी बॉन्डिंग, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग प्राइमरी बॉन्डिंग का टाइप लिखते हैं। प्राइमरी बॉन्डिंग जो होता है चार तरह का होता है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग और उसके बाद लास्ट में वंडरवाल बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा पॉइंट है, लास्ट वाला जो है थोड़ा दिक्कत करता है। वंडरवाल बॉन्डिंग प्राइमरी बॉन्डिंग में कैसे है, इसको हम स्टार मार्क लिख देते हैं। एक्चुअली में ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि इसको प्राइमरी में किया जाए। क्यों बेहतर है, कैसे हम लोग प्राइमरी बॉन्डिंग इसको मानेंगे, ये सब पढ़ेंगे। वंडरवाल बॉन्डिंग का और भी नाम है, जैसे कि एक नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। दूसरा नाम है इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग। इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो है वंडरवाल बॉन्डिंग जो होता है दो तरह का होता है,
एक लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है और एक दूसरा होता है इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग। ठीक है, सेकेंडरी बॉन्डिंग को हम दो टाइप में डिवाइड कर, सेकेंडरी बॉन्डिंग को हम इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहला है डायपोल डायपोल बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल बॉन्डिंग। दूसरा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीन तरह का बॉन्डिंग है, तीन तरह का बॉन्डिंग है जिसको कि हम लोग सेकेंडरी टाइप में कहेंगे। ये वैन डर वाल्स बॉन्डिंग जो है हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम आपको जब डिफिनेशन बता रहे हैं अभी प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग का, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पूरे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं वो मेटालिक बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग जिसका एप्लीकेशन है एक छोटा सा, बाकी सारा बॉन्डिंग जो है बहुत कम पढ़ा जाएगा और बहुत कम में एक्चुअली पूरा स्टडी भी हो जाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। खैर क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सभी चीजें आएगा आपको आगे। तो हम लोग सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्डिंग ही पढ़ते हैं, लेकिन बाकी सारी बॉन्डिंग ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और देखोगे आपके पास टोटल कितना टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो गया, टोटल 7 टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो गया। 4 प्राइमरी बॉन्डिंग और 3 सेकेंडरी बॉन्डिंग। 4 बॉन्डिंग आपके पास प्राइमरी बॉन्डिंग का है और 3 बॉन्डिंग जो है आपके पास सेकेंडरी बॉन्डिंग का है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग है क्या, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए प्राइमरी बॉन्डिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, ये जो है प्राइमरी रूप से कंपाउंड में या स्पेसिस में प्रेजेंट होगा। ये बॉन्डिंग जो है किसी भी केमिकल स्पेसिस के एग्जिस्टेंस का कारण होगा। पहला बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ए केमिकल स्पेसिस। ठीक है, द फर्स्ट बॉन्डिंग present in a chemical species which is the cause of existence of that substance, cause of existence of that species, उस स्पेसिस के एग्जिस्टेंस का कारण होगा। ये प्राइमरी बॉन्डिंग जो होगा उस स्पेसिस के एग्जिस्टेंस का कारण होगा। जैसे कि हम बोले NaCl, तो जो NaCl में आयनिक बॉन्डिंग है Na+ और Cl- के बीच का, उसी के कारण NaCl एग्जिस्ट कर रहा है। तो आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन Na+ एंड Cl- causes ionic bonding between Na+ and Cl- causes क्या होगा, existence of NaCl। उसके बाद अगर हम बात करें मान लो CH4 का, तो CH4 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, due to covalent bonding between carbon and hydrogen, due to covalent bonding exists due to covalent bonding between carbon and hydrogen। ठीक है, तो यही प्राइमरी बॉन्डिंग है। प्राइमरी बॉन्डिंग जो होता है फर्स्ट बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ए केमिकल स्पेसिस है। ठीक है, मान लिया हम आयरन सॉलिड की बात करें, तो आयरन सॉलिड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में आयरन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन आयरन एटम, एग्जिस्ट ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग बिटवीन आयरन एटम्स।
आयरन एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आयरन सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये प्राइमरी बॉन्डिंग का कुछ केस लिखा हमने। अब देखिए सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होता है। बहुत सारे केसेस में प्राइमरी बॉन्डिंग कैपेबल होता है स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बताने के लिए। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बताने का मतलब है कि कौन केमिकल स्पेसिस सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा। NaCl में NaCl सॉलिड होता है ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता है। आयरन सॉलिड है बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग के कारण ऐसा हो रहा है कि मेटालिक बॉन्डिंग उसको सॉलिड बना रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में CH4 गैस है, H2O लिक्विड है। क्यों है? तो कोवलेंट बॉन्डिंग उसका कारण नहीं है, बल्कि कोई और टाइप ऑफ बॉन्डिंग कारण है। ठीक है, तो when primary bonding fails to determine nature of chemical species, determine a state of aggregation। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या होगा, ये फेल कर जाता है बताने में। When primary bonding fails to determine state of aggregation, solid, liquid or gas, then secondary bonding does this। जैसे कि H2O is liquid due to hydrogen bonding, H bonding। CH4 is gas due to van der Waals bonding। और यहां पे आप देख सकते हो कि van der Waals बॉन्डिंग यहां पर क्या कर रहा है, सेकेंडरी बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहा है। HCl is gas due to dipole bonding। तो पॉइंट यही है कि जब प्राइमरी बॉन्डिंग फेल कर जाता है स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बताने में, तब सेकेंडरी बॉन्डिंग स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बताता है। सेकेंडरी बॉन्डिंग बताता है कि कोई सब्सटेंस लिक्विड होगा, कि सॉलिड होगा, कि गैस होगा। प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग में यही डिफरेंस है। प्राइमरी बॉन्डिंग जो है फर्स्ट बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द केमिकल स्पेसिस होगा। जैसे देखिए यहां पर एक और बात, ये सभी सेकेंडरी बॉन्डिंग का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि H2O में ऑलरेडी एक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन is responsible for existence of H2O molecule। Covalent bonding between carbon and hydrogen is responsible for existence of CH4 molecule। और covalent bonding between hydrogen and chlorine is responsible for existence of HCl molecule। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले से एक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं बता पा रहा स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। एक अलग तरह का बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस में, और उसी अलग तरह के बॉन्डिंग को, जिसके कारण से आप स्टेट ऑफ एग्रीगेशन बता पाते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, एक चीज आपको जो इसमें जानने लायक है, प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग आप समझ गए होंगे। एक चीज जो जानने लायक है वो केस ऑफ van der Waals बॉन्डिंग। van der Waals बॉन्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह बिहेव करता है। कुछ केसेस में प्राइमरी बॉन्डिंग है और कुछ केसेस में सेकेंडरी बॉन्डिंग है। van der Waals बॉन्डिंग जिसको कि हम लोग लंदन डिस्पर्सन फोर्स या फिर इसको हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्डिंग भी कहेंगे। तो van der Waals बॉन्डिंग exist as या act as both primary bonding and secondary bonding, both primary bonding and secondary bonding। van der Waals बॉन्डिंग जो होगा एग्जिस्ट करेगा
बोथ एज प्राइमरी बॉन्डिंग एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग दोनों की तरह क्या होगा, वंडर वाल बॉन्डिंग बिहेव करेगा। जैसे देखिए इन आर्गन सॉलिड दो आर्गन एटम है, और अब तुम कहोगे आर्गन सॉलिड कैसे हो गया, तो आर्गन कोई भी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है और डिपेंड करता है उस टेम्परेचर पे। आर्गन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, लेकिन ये लिक्विड और सॉलिड बदल सकता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 87 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट होता है 84 केल्विन। तो 84 केल्विन से आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, हम लिख देते हैं यहां बिलो टेम्परेचर लेस देन 84 केल्विन। तो टेम्परेचर बिलो अगर 84 केल्विन से जाओगे तो आर्गन सॉलिड हो जाएगा। यहां पे देखिए वंडर वाल बॉन्डिंग है, और जैसा कि आपको दिखेगा यहां पर कि आर्गन में पहले से तो कोई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। आर्गन में जो है ये जो है पहला बॉन्डिंग है, और यही तो डिफिनीशन होता है, फर्स्ट बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ए केमिकल स्पेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी बॉन्डिंग। तो यहां पे ये प्राइमरी बॉन्डिंग की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इन CH4 गैस, तो आप देखोगे CH4 ये है, CH4 ये है हमारे पास, दो CH4 मॉलिक्यूल है। तो ये अगर आप देखोगे CH4 मॉलिक्यूल देखोगे आप, तो इसमें जो बॉन्डिंग है ये भी वंडरवाल बॉन्डिंग है। कैसे वंडरवाल बॉन्डिंग है, इसे हम लोग को आगे पढ़ना है, कब वंडरवाल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वंडरवाल बॉन्डिंग है। यहां पर देखिए CH4 में ऑलरेडी एक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, और कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होने के कारण वंडरवाल बॉन्डिंग यहां दूसरा बॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब प्राइमरी नहीं बल्कि यहां सेकेंडरी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो कभी भी किसी बॉन्डिंग को आपको प्राइमरी या सेकेंडरी की तरह क्लासिफाई करना हो तो आप यही देखोगे कि क्या कोई बॉन्डिंग सबसे पहले प्रेजेंट है, क्या एक ही बॉन्डिंग है, वो वंडरवाल बॉन्डिंग यहां पे प्राइमरी हुआ, बिकॉज आर्गन के बीच में बस एक ही बॉन्ड है, वंडरवाल बॉन्ड। लेकिन CH4 में जो है वो सेकेंडरी बॉन्डिंग का एग्जांपल है, ये सेकेंडरी बॉन्डिंग का एग्जांपल होगा यहां पे वंडरवाल बॉन्डिंग, बिकॉज CH4 में ऑलरेडी एक बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बॉन्डिंग का डिफिनीशन, बॉन्डिंग का कंसेप्ट और टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ये 3 पॉइंट पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग अब स्टडी करना शुरू करेंगे आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग का, और हम लोग शुरुआत करेंगे 9th-10th लेवल से। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग को पढ़ना शुरू करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टू 11th लेवल एंड JS स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है।